हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले का भाग 1 जरूर देखिए। आपको भाग 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, हम इतिहास पार्ट 8 पर्यटन और इतिहास में हमने अब तक पढ़ा पर्यटन की परंपरा के अलावा पर्यटन के प्रकार में अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं पर्यटन का विकास। बच्चों, देशी और विदेशी जो पर्यटक होते, जो यात्री होते हैं, उनमें उद्बोधन अथवा जन जागरण उत्पन्न करना यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है। पर्यटन में पर्यटकों अथवा सैलानियों को परिवहन की और सुरक्षा, यात्रा में मिलने वाली सुख सुविधाएं, उत्तम श्रेणी के निवास स्थानों की उपलब्धता, यात्रा में स्वच्छता, गृह की सुविधाएं जैसी बातों को प्राथमिकता देना आवश्यक होता है। इसमें दिव्यांग पर्यटकों की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। जैसे देश विदेश के बहुत सारे पर्यटक आते हैं हमारे देश में घूमने के लिए, तो उनको परिवहन यानी आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध होने चाहिए ताकि उनका सुरक्षा हो, हमारे देश में किसी प्रकार की तकलीफ उनको ना हो। उसके अलावा अगर वो आते हैं तो उनके लिए रहने के लिए स्थान होना चाहिए, जैसे होटल लॉज वगैरह की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके अलावा स्वच्छ नहाने धोने के लिए स्वच्छता गृह की सुविधाएं भी होनी आवश्यक है। उसके अलावा अगर दिव्यांग व्यक्ति आता है, जैसे कोई अपाहिज या मतलब विकलांग व्यक्ति आता है, तो उसकी आवश्यकता का और उसको विशेष ध्यान देना जरूरी है। ऐतिहासिक विरासत का संवर्धन करने हेतु हमें कुछ सावधानी रखना आवश्यक है। जो हमारा ऐतिहासिक विरासत है जैसे कि तैसा बना रहा, उसमें किसी प्रकार की क्षति या हानि न पहुंचे, इसके लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। ऐतिहासिक विरासत स्थानों का विद्रुपीकरण करना यानी उसको खराब करना, उन स्थानों के दीवारों पर लिखना अथवा पेड़ों पर उकेर कर लिखना, पुरानी वास्तु पर भड़कीले रंगों से रंगना, परिसर स्थानों की सुविधाओं का अभाव होने के कारण वहां पर गंदगी बढ़ जैसी बातों को हमें टालना चाहिए, यानी ध्यान रखना चाहिए कि वहां गंदगी ना हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ यात्री लोग जाते हैं किसी स्थान पे, वहां पे चौक से खड़िया से अपना नाम लिख देते हैं, चित्र वगैरह बना देते हैं, तो देखने को गंदा होता है, उसका मूड रूप खराब हो जाता है। इसलिए हमको ये चीज का ध्यान रखना हो। उसके अलावा कोई घूमने फिरने जाते हैं तो वहां खाते पीते अपना कचरा वहीं पे फेंक के चले आते हैं, तो वहां पे अस्वच्छता ना फैले, इस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है, देखो कितनी गंदगी फैली हुई है, इससे देखने में कितना गंदा लग रहा है। ऊपर देखो, ऊपर चित्र दिया गया है, जो यात्री आते हैं हमारे देश में घूमने फिरने के लिए, तो उनको रहने खाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। जैसे होटल दिया गया, देखो होटल की सुविधा ताकि वो आराम से रह सके, उनको किसी बात की तकलीफ ना हो। विश्व स्तर की महत्वपूर्ण भाषाओं में जानकारी पुस्तिकाएं, यानी कि उस बात से उनको जानकारी मिले कि किस जगह क्या है। मार्गदर्शिकाएं, यानी कौन से रास्ते पे जाना आना है, कौन से रास्ते पे क्या दार्शनिक स्थल है, उसको देखने के लिए मार्गदर्शिकाएं, मानचित्र, इतिहास विषयक पुस्तकें उपलब्ध करा देना आवश्यक है ताकि उनको मिले, ताकि उनको जानकारी उनको ज्यादा ढूंढना न पड़े। पर्यटकों को गाड़ी से घुमा ले जाने वाले वाहन चालकों को दुभाषियों का प्रशिक्षण देना, मार्गदर्शक के रूप में उनका काम करना जैसी बातें की जा सकती हैं। जैसे कोई पर्यटक आया, उनको गाड़ी में घुमा ले जाने के लिए वाहन चालक जो गाड़ी लेके जाते हैं एक जगह से दूसरे स्थान, ड्राइवर, तो उनको 2 भाषा आना चाहिए, जैसे विदेशियों की भाषा भी आनी चाहिए और हमारे देश की भी भाषा आना, ताकि वो जान सके वो क्या कहना चाहते हैं। ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन, ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण और संवर्धन करना जो है हमारे देश की बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे देश को प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक ऐतिहासिक स्थानों का विरासत प्राप्त है। यहाँ पे ये बताया गया कि हमारे देश में आज से नहीं, प्राचीन काल का भी बहुत सारे दार्शनिक स्थल है, किले हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको आज उपलब्ध है। मध्यकाल में भी शिवाजी महाराज का और मुगल काल का जो महल है, किले हैं, वो सब आज हमें देखने को मिलते हैं। ये सब हमारे जो है ऐतिहासिक स्थानों का विरासत है। साथ ही हमें प्राकृतिक संपन्नता की विरासत भी प्राप्त है। प्राकृतिक यानी प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न विरासत प्राप्त है। इस विरासत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित विरासत। प्रकृति से प्राप्त होने वाली विरासत को हम प्राकृतिक विरासत कहते हैं और मानव निर्मित विरासत को हम
मानव निर्मित विरासत कहते हैं। जैसे किले है, महल है, भवन मानव निर्मित विरासत है। बर्फीले शिखर हो गया, या कहीं पे झील वगैरह है, और कुंभ गर्तिका है, और कहीं पे प्राकृतिक दृश्य, ये सब प्रकृति निर्मित माना जाता है। जो मानव द्वारा निर्मित उसको मानव निर्मित विरासत कहते हैं। भारत में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जिनको पूरे विश्व में गौरवान्वित किया गया है, यानी उनको गौरव प्रदान किया गया है। उसमें ताजमहल और जंतर मंतर वेधशाला के साथ साथ महाराष्ट्र की अजीठा, वेरूल, घारापुरी की गुफाएं, ये जो है उसको विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज रेल स्थानक, पश्चिमी घाट का कास पठार, इसका भी समावेश किया गया है। देखो बच्चों, नीचे दिया गया है कास पठार, घारापुरी की गुफाएं हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज रेल स्थानक, ये भी मुंबई में, ये भी तुम देख सकते हो। और ये जंतर मंतर वेधशाला के चित्र दिया गया है। वैश्विक विरासत स्थानों की सैर करने की इच्छा विश्व भर के पर्यटकों में रहती है। विश्व में जो वैश्विक विरासत है उसकी सैर, वो उसको देखने की जिज्ञासा सब विश्व भर के जितने भी यात्री होते हैं उसके मन में रहती है। इन विरासत के स्थानों को देखने के लिए विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं। वैश्विक विरासत स्थानों में भारत की किसी स्थान को चुने जाने से हमारी छाती तन जाती है, यानी हमारे लिए गौरव की बात बन जाती है कि उसको विश्व विरासत के स्थान पर रखा गया है। जैसे ताजमहल हो गया, एलिफेंटा मैंने अभी बताया था, वो हो गया। अगर उसको हमारे विश्व विरासत की सूची में रख दे तो हमें बहुत गौरव का अनुभव होता है। परंतु जब हम सैर करने के बहाने ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? स्थानों के परिसर में पर्यटक द्वारा खड़िया कोयले से अपना नाम लिखे गए हैं, उस पर चित्र बनाए गए हैं। इसका विपरीत परिणाम होता है, चित्र बनाए गए हैं, इसका विपरीत परिणाम हमारे देश की छवि पर होता है। उसको लोग बोलते हैं, जैसे विदेशी आए, अरे ये लोग कितने गंदे हैं, इन लोग का देखो कैसा है, यहाँ इंडिया वाले बहुत गंदे रहते हैं। इस तरह से हमारे ऊपर गंदा परिणाम होता है। पर्यटन स्थानों का संरक्षण हेतु हमें निम्न संकल्प करना आवश्यक है, हमें संकल्प करना चाहिए। पहला संकल्प है कि मैं पर्यटन स्थल में स्वच्छता बनाए रखूंगा या रखूंगी, कहीं पे भी कूड़ा करकट नहीं फेंकूंगी, ऐसा होना चाहिए। दूसरा संकल्प यह होना चाहिए, किसी भी ऐतिहासिक वास्तु के सौंदर्य को नष्ट नहीं करूंगा या करूंगी। मतलब हमें गंदगी नहीं करना है, अगर कोई करता है तो उसे भी हमें रोकना है, ताकि जो हमारे विश्व विरासत है वो जैसा है वैसा स्वच्छ, देखने में अच्छा दिखे, इस तरह, ताकि विदेशी लोग आए हमारे देश में और उसको विश्व विरासत की सूची में समाविष्ट किया जाए। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर। आतिथ्य यानी जैसे कोई विदेशी हमारे देश में आया तो हमारे क्या हो गए, मेहमान हो गए। मेहमान को क्या बोलते हैं, अतिथि। तो पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर, अगर कोई पर्यटन हमारे देश में आता है तो उनके आने से हमारे देश को व्यवसाय का अवसर उपलब्ध होता है, रोजगार उपलब्ध होता है। पर्यटन सर्वाधिक रोजगार निर्माण करने वाला उद्योग बन सकता है। यदि पर्यटन की ओर वैश्विक दृष्टिकोण से ध्यान देंगे तो यह एक स्थायी स्वरूप का व्यवसाय है। मतलब यह व्यवसाय ऐसा है कि कभी भी खत्म नहीं होगा। इसमें नवनवीन प्रयोग करने के लिए विपुल अवसर है, उसमें अलग अलग प्रयोग हम कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे अवसर है। पर्यटन के कारण अनगिनत लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, यानी उनको रोजगार मिलता है, काम मिलता है। विदेशी पर्यटक जब हवाई अड्डे पे पांव रखता है उसके पहले से वह उस देश की आय प्राप्त करा देना शुरू करते हैं। जैसे वो पहले आया तो उसका वीजा, पासपोर्ट, मतलब ये सब पहले उसको आते ही, मतलब उसको ये चीज हमको मिल जाता है, हमारे लिए कर या टैक्स के रूप में हमको मिलने लगता है। जिस देश में वो पर्यटन करने हेतु आता है उसके द्वारा दी गई वीजा की फीस के कारण हमारे देश को राजस्व प्राप्त होता है, यानी टैक्स प्राप्त होता है। यात्रा आता तो कहीं जाएगा गाड़ी मोटर से, तो यात्रा का खर्च, होटल में रहना, खाना पीना, दुभाषियों की सहायता लेना, दुभाषी से गाइड वगैरह हो गए ना, या ड्राइवर लोग, उनको दो भाषा आनी चाहिए, विदेशियों की भाषा वो समझ सके या बोल सके और हमारे देश की भाषा भी बोल सके, उसकी सहायता लेना। समाचार पत्र, संदर्भ साहित्य खरीदना, अगर वो आते तो समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसके अलावा उससे संदर्भ से संबंधित साहित्य भी खरीदते। जैसे अभी ताजमहल गए हैं, ताजमहल से संबंधित कोई किताबें खरीदते हैं या फोटो खरीदते हैं। स्मृति के रूप में स्थानीय वस्तुएं खरीदना जैसी बातें वह विदेशी पर्यटक अपने देश जाने तक करता है। अगर वो यहाँ आता है तो तरह तरह की वस्तुएं वो खरीदता है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया गया है,
स्थानीय वस्तु खरीद रहे विदेशी। पर्यटन केंद्रों के परिसर में बाजार में फैलते जाते हैं। वहाँ हस्त उद्योग और कुटीर उद्योग का विकास होता है। उन उद्योगों की वस्तुओं का क्रय विक्रय में वृद्धि होती है, जैसे स्थानीय खाद्य पदार्थ, हस्तकला की वस्तुएं आदि। पर्यटक इन वस्तुओं को बड़े चाव से खरीदते हैं। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोग रोजगार में वृद्धि होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे हस्त उद्योग दिया है, कुटीर उद्योग दिया है। जैसे तुम कहीं जाओगे, जैसे कोई मुंबई आए घूमने के लिए, तो वहाँ का प्रसिद्ध चीज क्या है? वड़ा पाव। तो वड़ा पाव भी लोग खाते हैं, यानी खाद्य पदार्थ, हस्तकला की वस्तुएं, ये स्थानीय चीज हो गया और इसको लोग खाते हैं, बड़े चाव से खरीदते हैं। और इससे क्या होता है, वहाँ के जो जहाँ पे दार्शनिक स्थल है, वहाँ के निवासी को क्या होता है, रोजगार उपलब्ध होता है। विरासत की घुमक्कड़ी, जिसको हम हेरिटेज वॉक भी कहते हैं। ऐतिहासिक विरासत स्थानों की सैर करने जाना हेरिटेज वॉक कहलाता है। कई ऐतिहासिक स्थान पे हम खुद से जो घूमते हैं उसको क्या कहते हैं, हेरिटेज वॉक। जहाँ इतिहास घटित हुआ है वहाँ प्रत्येक जाकर इतिहास को समझना, यह बहुत हेरिटेज वॉक में आता है। जैसे अगर हम ताजमहल गए, ताजमहल में हम खुद से जाते हैं और वहां पर मुमताज महल का मकबरा अगर हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि यहीं पे ये चीज, ये घटना घटी है, यहाँ पे ये चीज हुआ है। ऐसे चीज को बोध करना हेरिटेज वॉक कहलाता है। इस प्रकार के उपक्रम संपूर्ण विश्व में चलाए जाते हैं। भारत का इतिहास शताब्दियों का रहा है। भारत का जो इतिहास आज का नहीं है, कई सौ सालों से का है। भारत के प्रत्येक राज्य में ऐतिहासिक स्थान है। उनमें प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक स्थानों का समावेश होता है। गुजरात के अहमदाबाद शहर के हेरिटेज वॉक जो है प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे आदि शहरों में ऐसे उपक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐतिहासिक भवनों का संरक्षण करना, उनकी जानकारी इकट्ठी करना और उसे विविध माध्यमों द्वारा विश्व भर में पहुंचाना, यह उपक्रम चलाया जाता है। ऐतिहासिक महापुरुषों के निवास स्थान भी ऐतिहासिक विरासत होते हैं। जैसे ऐतिहासिक, जैसे निवास स्थान, जैसे महात्मा गांधी कहाँ रहते थे, जवाहरलाल नेहरू कहाँ रहते थे, तो उनका जो निवास स्थान है उसको भी ऐतिहासिक विरासत में माना जाता है। कहीं कहीं ऐसे स्थानों पर नीली तख्तियां लगाने की पद्धति प्रचलित है। देखो बच्चों, ये हेरिटेज वॉक का चित्र है। गुजरात के अहमदाबाद शहर का हेरिटेज वॉक है। महाराष्ट्र में पर्यटन का विकास। पर्यटन की दृष्टि से महाराष्ट्र को वैभवशाली विरासत प्राप्त है। अजिठा, वेरूल, घारापुरी, ये जो एलिफेंटा में मैंने बताया था, जैसी विश्व विख्यात श्रेणी की गुफाएं, चित्र और शिल्प, पंढरपुर, शिरडी, सेगांव, तुलजापुर, कोल्हापुर, नासिक, पैठण, त्र्यंबकेश्वर, देहू, आनंदी, जेजुरी जैसे अनेक धार्मिक स्थान जो है महाराष्ट्र में। हाजी मलंग, नांदेड़ का गुरुद्वारा, मुंबई का माउंट मेरी चर्च, महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावाला, माथेरान, चिखलदरा, ये ठंडी हवा के स्थान भी महाराष्ट्र में है। कोयना नगर, जायकवाड़ी, भाटघर, चंदौली बांध, गाजीपुर, सागरेश्वर, ताड़ोबा अभ्यारण्य, ये सभी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थान है। यहाँ पे तुम जाकर घूम सकते हो। 1975 ईस्वी में महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल की स्थापना की गई। देखो बच्चों, नीचे चित्र दिया गया है, ये जो है महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल का चित्र है। परिणाम स्वरूप पर्यटन विकास को प्रोत्साहन मिला, यानी प्रोत्साहन मतलब आगे बढ़ा। इस महामंडल की ओर से राज्य में 47 स्थानों पर पर्यटकों की निवास की सुविधा की गई। निवास यानी रहने की सुविधा यहाँ पर की गई है। इसमें लगभग 4000 से अधिक यात्री की रहने की व्यवस्था हो जाती है। इसके साथ साथ ही इस व्यवसाय में अनेक निजी व्यवसायी भी उतर आए हैं। मतलब बहुत सारे जो निजी व्यापार करने वाले हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, इसमें रुचि लेते हैं। क्या आप जानते हैं भारत में प्रथम अनूठा पुस्तकाचे गांव, इसको हिंदी में कहेंगे पुस्तकों का गांव। यह जो पुस्तकों का गांव है महाबलेश्वर के निकट भिल्लार नामक गांव में है। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और स्ट्रॉबेरी की मिठास लिया है। यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता भी है और स्ट्रॉबेरी की खेती भी की जाती है। इस पुस्तक के गांव में अनेक घरों में पर्यटकों के लिए, जो यात्री आते हैं उनके लिए बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध रहती है। वाचन आंदोलन का प्रचार हो, मराठी भाषा में नए पुराने लेखक, संत साहित्य, कहानी, उपन्यास। उपन्यास का मतलब होता है कहानी की मोटी बुक, थोड़ी मोटी बुक रहती है। कविताएं,
ललित साहित्य, ललित ये अलग अलग कला जो है, नृत्य कला और संगीत कला, उससे संबंधित साहित्य। चरित्र, आत्मचरित्र, नारी साहित्य, बाल साहित्य से खिले हुए हरे भरे वृक्ष, आप वाचन का आनंद ले। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह परियोजना चलाई गई है। यदि आप घूमने के लिए महाबलेश्वर गए तो भिल्लार गांव अर्थात पुस्तकों के गांव में अवश्य जाइए। देखो बच्चों, ये पुस्तकाचे गांव का चित्र है। यहाँ पे देखो, ये जो चित्र दिया गया है उस गांव का है। यहाँ पे लिखा भी है, शिकार संगठित हुआ, संघर्ष कराओ। देखो अलग अलग जगह पे पूरा जो भी इसका डेकोरेट किया गया पुस्तकों के आधार पे किया गया है। नीचे के चित्र भी पुस्तकाचे गांव का है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो हर जगह तुम्हें देखने को मिलेगी। दीवार की जो कलर वगैरह किया गया है, पेंट किया गया, वो भी पुस्तकों के आधार पर ही किया गया। देखो, क्या आप जानते हैं महाबलेश्वर पंचगनी ठंडी हवा के स्थान है। यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं। यहाँ मार्गदर्शक पर्यटकों को कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी बताते हैं। जो मार्गदर्शक यानी गाइड जो होते हैं, जिसको गाइड बोलते हैं, जैसे हम लोग कहीं गए तो हमको मालूम नहीं रहता कि किस जगह पे क्या क्या है, तो उसके लिए गाइड होते हैं या मार्गदर्शक भी हम कह सकते हैं। तो वो बताते हैं कि इस जगह पे ये चीज वहां पे जाइए, देखने लायक है, और क्यों प्रसिद्ध है वो भी बताते हैं। कुछ स्थानों पे ले जाते हैं, कुछ विशिष्ट स्थानों पे फोटोग्राफर फोटो खींच देते हैं। घोड़े वाले घोड़े का चक्कर लगवा देते हैं, घोड़ा गाड़ी घुमा लाते हैं। इन कामों में उन्हें अच्छा रोजगार प्राप्त होता है। इस प्रकार पर्यटन से उनकी जो आजीविका का साधन बन जाता है, आजीविका यानी पेट भरने का साधन बन जाता है, जीवन निर्वाह का। आजीविका मतलब जीवन निर्वाह। पंचगनी का चित्र ये दिया गया है, ये ठंडी हवा का स्थान है। समझ ले, उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में जाना, किसी स्थान के स्थानीय संस्कृति, इतिहास, परंपरा और ऐतिहासिक स्मारकों की सैर करना, वहाँ के लोगों द्वारा पाई गई सफलता का अध्ययन करना तथा वहाँ के नृत्य, संगीत और महोत्सव में हिस्सा लेना आदि उद्देश्यों को लेकर किया गया पर्यटन को हम सांस्कृतिक पर्यटन कहते हैं।